मुंबई में आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे सलमान खान। आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर मुंबई में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। अरे पूरा गेम बदल देंगे, निजामाबाद में पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ असेंबली में भी दलितों का मसला रहने दो या फिर डिजीज का रहने दो, उन मसले को उठाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो सलमान खान आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रोग्राम के इवेंट्स के अंदर शामिल हुआ। सबसे अजीब बात यह है कि मुल्क आज़ाद होकर 100 साल नहीं हुआ, लेकिन आरएसएस बन के 100 साल हो गया। 100 साल में ये लोग क्या काम करे ये सलमान खान कुछ मालूम होगा। यही वजह है कि इनके प्रोग्राम्स में शामिल होना भी चाहिए। इन्हें बीजेपी के प्रोग्राम में भी दिख जाता पतंग उड़ाते हुए और आरएसएस के प्रोग्राम में भी दिखता। नहीं दिखे तो क्या होता, नहीं दिखे तो जो मर गए तो हिरन जिंदा हो जाता। तो इस मामले को लेकर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे भाई आरएसएस में ज्वाइन हो गया क्या सलमान खान बोल के। भाई पहले से चीना आरएसएस का आदमी है अंदर से। अगर पहले कोई ये बात बोल देते तो लोग प्रूफ पूछते थे, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बताओ बोल के। इसलिए पूरा प्रूफ आने के बाद में बोलना पड़ रहा। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मेरे ऊपर कई केसेस थे जिसकी वजह से मैंने शादी नहीं की। दौलत भी है, शोहरत भी है। अब उम्र की बात करें तो उम्र आधी खत्म हो चुकी है। अब क्या कर सकते हैं भाई, सब कुछ रहने के बावजूद भी कुत्तों के साथ जिंदगी गुजारना पड़ रहा। इनके फैंस को दुख हो जाएगा कहीं को ऐसा करा कि भाई नहीं बोल के। देखो भाई, सलमान खान की फिल्म आप देखते हैं, इनकी एक्टिंग के फैन है, इनकी फिल्मों से खुश हो जाते हैं, तो वो खुशी वहां तक इस लिमिटेड सही है। जो इनकी रियल जिंदगी में रियल पर्सनालिटी है, ये जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐश्वर्या राय को पचकड़ा मार दिया, कटरीना कैफ को पचकड़ा मार दिया, मोहन भागवत खूब लगा ले रहा। कहीं मोहन भागवत को भी अगर लग गया तो परेशानी। इसके अलावा एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर और चंद्रयान गुट्टा के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज इतवार के रोज तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जो 6 गारंटीज का दावा किया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं और ये वादे कभी पूरे होने वाले नहीं है। एआईएमआईएम को ये बात समझ में आ चुकी है। अब महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम को गुमराह किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे बिल्कुल उसी तरह है जैसे हथेली में जन्नत दिखाना, यानी लोगों के ख्वाबों में उलझा कर हकीकत से दूर रखना। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि यह गारंटी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बनाई गई बनावटी बातें हैं और इनको अमल में लाने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि ऐसे झूठे दावों और फरेबी वादों के जाल में ना फंसे और समझदारी से अपना फैसला करे। अपनी तकरीर के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल आवाम के सामने रखा और कहा कि आपने कभी टीआरएस, कांग्रेस या बीजेपी को मुसलमानों का मसला उठाते हुए सुना है या देखा है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के मसाइल पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के मसाइल की बात नहीं करते बल्कि मजलूम और दबे हुए हर तबके के लिए मजलिस ही आवाज़ उठाती है। ओवैसी ने कहा कि फिर यह सवाल पैदा होता है कि फ़िरका परस्ती हम में है या उनमें जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद आते हैं। आवाम को चाहिए कि वो सच और झूठ में फ़र्क को पहचाने, सिर्फ वादों पर भरोसा ना करे और उन लोगों का साथ दे जो वाकई उनके मसाइल के लिए ज़मीन पर काम करते हैं। तेलंगाना के करीमनगर में एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि अगर करीमनगर में टीआरएस यानी बीआरएस को एक भी वोट दिया जाता है तो असल में इनका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। ओवैसी ने कहा कि लोग इस बात को अच्छी तरह समझे और ऐसे उम्मीदवारों को वोट देने से परहेज करें जिनका वोट आखिरकार किसी और पार्टी को मजबूत करने का सबब बनता हो। इन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि अपने वोट को ज़ाया होने से बचाइए। वोट सिर्फ एक निशान या फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता बल्कि वोट आपकी ताकत होती है, आपकी आवाज़ होती है। अगर वोट गलत जगह चला जाता है तो आवाम खुद अपनी ताकत कमज़ोर कर लेती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर शख्स अपना वोट समझदारी के साथ इस्तेमाल करे। जब तक हम अपनी सियासी लीडरशिप को डेमोक्रेटिक तरीके से मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये लोग हम पर लगातार नाइंसाफ़ी करते रहेंगे। कभी हक छीना जाता रहेगा, कभी मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहेगा। इस सब का हल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में है। इन्होंने कहा कि जहाँ लीडरशिप होती है वहाँ आपका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होता बल्कि वो आपके लिए लड़ता है। वो हर उस जगह जाता है जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचनी ज़रूरी होती है। वो सिस्टम से सवाल करता है और आवाम के हक के लिए खड़ा होता है। ऐसी लीडरशिप ही आपके रोज़मर्रा के मसाइल हल कर सकती है। म्यूनसिपल के प्रॉब्लम्स हो, सफाई और ड्रेनेज का इश्यूज हो, सड़कों की खराबी हो या डेवलपमेंट का काम रुके हुए हो, ये सब तभी ठीक होंगे जब अपना रिप्रेजेंटेटिव मजबूत और जिम्मेदार हो। आखिर में इन्होंने करीमनगर के आवाम से अपील की कि वो अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाए, अपने वोट की कीमत को समझे ताकि आने वाले वक्त में कोई भी आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की हिम्मत ना कर सके।
वहीं दूसरी तरफ बीआरएस भी कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी में है। केटीआर का कहना है कि जैसे फिल्म जूलिया में चोर चोरी करते ही पकड़ा जाता है, वैसे रेवंत रेड्डी भी जो गलत काम कर रहा है वो फौरन पकड़ा जाएगा। इनका इल्जाम है कि वोट के बदले पैसे, वोट फॉर नोट केस के जो सबूत थे उनको मिटाने के लिए फॉरेंसिक लैब को जानबूझकर आग के हवाले किया गया। केटीआर के मुताबिक तेलंगाना के बहुत से लोग ये मानते हैं कि यह सब प्लानिंग के साथ किया गया। आपको याद दिला दूं कि कल नामपल्ली फॉरेंसिक लैब के अंदर जो आग लग गई थी, जिसकी वजह से काफी सारे कागजात जलने की खबर आई थी, लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे कि कागजात नहीं जले, लेकिन बीआरएस बोल रहे कि इंपॉर्टेंट कागजात को जला दिया गया। केटीआर ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी पर खुद जुर्म के इल्जाम है, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों बने हुए हैं, जो कि गलत बात है। केटीआर का कहना है कि जब सब लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में बिजी थे और ध्यान वहां लगा हुआ था, उसी वक्त रेवंत रेड्डी ने यह साजिश रची ताकि वोट फॉर नोट केस के सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सच बाहर न आए। सीधी बात तो यह है कि केटीआर रेवंत रेड्डी पर सबूत मिटाने, आग लगवाने और प्लानिंग के साथ जुर्म छुपाने का इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर ये पूरी हैदराबाद में आग लगने की वजह क्या है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस आग लगने वाले वाकयात को बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस की एक प्लानिंग करार दिया है। इस पर कांग्रेस का क्या जवाब आता है, यह तो देखना दिलचस्प रहेगा। क्या तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी? एक तरफ जहां पर एआईएमआईएम वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीआरएस हो, इनका सीधा फायदा बीजेपी को जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिया है एक बयान। कहा है कि अगर बीजेपी कैंडिडेट मंचिरियल मेयर का इलेक्शन जीत जाता है तो यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नस्ब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हाल ही में हुए म्युनिसिपल इलेक्शन में एनडीए की जबरदस्त और भारी जीत का असर पड़ोसी रियासत यानी तेलंगाना पर भी पड़ेगा और सियासी माहौल पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। अब अफसोस की बात यह है कि अगर से कोई भी पार्टी को जिता देती है पब्लिक, तो क्या एक स्टैचू लगने से पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? क्या पब्लिक इसीलिए वोट कर रही है ताकि ये लोग जीतकर एक स्टैचू लगाए और सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि तेलंगाना में जो मौजूदा इरिगेशन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नजर आ रही है, उसमें महाराष्ट्र के ताउन और कॉरपोरेशन का अहम किरदार रहा है। दोनों रियासतों के दरमियान पानी और इरिगेशन से मुतालिक मसाइल पर बेहतर कोऑर्डिनेशन का सबब कई प्रोजेक्ट आगे बढ़े हैं, जिसका फायदा किसानों को और आम लोगों को हो रहा। मेरे को तो आज इसके बोलने के बाद ही मालूम हो रहा कि महाराष्ट्र का पानी मेरे घर के अंदर आ रहा। मेदीगड्ढा प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हुए इसने कांग्रेस और बीआरएस पर सख्त इल्जाम लगाया। इनका कहना था कि दोनों पार्टीज ने महाराष्ट्र के किसानों को धोखा दिया और जमीन डूबने के बदले मुआवजा देने के झूठे वादे किए। बाद में जब ये वादे पूरे नहीं हुए तो महाराष्ट्र सरकार को खुद आगे आकर उन किसानों को मुआवजा देना पड़ा जिनकी जमीन मेदीगड्ढा प्रोजेक्ट की वजह से मुतासिर हुई। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुतासिरा किसानों के हक में कदम उठाया, जबकि दूसरी तरफ रियासत जमातों ने सिर्फ वादों तक अपनी बात महदूद रखी। तो हैदराबाद शहर में इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है, उससे पहले होने वाली फैमिली मैपिंग यानी प्रोगेनी मैपिंग की रफ्तार सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद में अब तक सिर्फ 28% मैपिंग का काम मुकम्मल हो पाया है, जो कि तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्टों में सबसे कम प्रोग्रेस मानी जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में प्रोगेनी मैपिंग का प्रोसेस ज़्यादातर लोगों के लगातार हिजरत और अक्सर घर बदलने की वजह से मुश्किल होता जा रहा। इलेक्शन ऑफिशियल्स का कहना है कि शहर में बड़ी तादाद में लोग दूसरे शहरों और रियासतों से आकर रहते हैं, जिसकी वजह से इनका पुराना इलेक्टोरल रिकॉर्ड ट्रेस करना आसान नहीं होता। अगर पूरी तेलंगाना रियासत की बात की जाए तो फैमिली मैपिंग का ओवरऑल कवरेज तकरीबन 53% तक पहुंच चुका है, लेकिन हैदराबाद अभी भी एवरेज से काफ़ी पीछे है। हैदराबाद के अलावा मेडचल मलकाजगिरी में सिर्फ 30% मैपिंग कंप्लीट हुई है, जबकि रंगारेड्डी में 40%, वरंगल में 35%, संगारेड्डी में 46% और निजामाबाद में 53% कवरेज दर्ज किया गया है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।